हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में आज हम एक्चुअल में वर्क फ्रॉम फील्ड कर रहे हैं। ऑन साइट आ चुके हैं और हम खड़े हुए हैं सांवेर में। सांवेर में इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं बाईपोल, और आज बात हो रही है मध्य प्रदेश के बाईपोल्स की। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिसमें से आज 107 सीट भाजपा के पास है, 88 सीट्स कांग्रेस के पास है और 7 सीट्स दूसरी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स के पास हैं। 28 सीट्स टोटल वेकेंट हैं जिन पर बाईपोल होने वाले हैं। 28 में से अगर भाजपा 9 सीट जीतती है तो उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, और कांग्रेस को सारी 28 सीट जीतना पड़ेंगी, तब उनकी मेजॉरिटी में आके 116 सीट होके वो सरकार बना पाएंगे। इसके अलावा कुछ और मैथमेटिक्स अभिषेक आपको लगता है हो सकता है यहाँ पर? एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि जैसे 8 इंडिपेंडेंट्स है, यानी एक एसपी बीएसपी और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय है, टोटल 8 उनके पास सीटें हैं अभी। अगर कांग्रेस कभी 21 सीटें जीत जाती है और या 20-21 सीटें, तो 8 अगर ये इंडिपेंडेंट इनको सपोर्ट कर दे कांग्रेस को, तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। पर ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट रहते हैं वो उस सब जाते हैं जहाँ पे पावर है, जहाँ पे सत्ता है। तो सत्ता बीजेपी के पास में है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो। तो कांग्रेस को अगर वापस मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो सभी 28 सीटें उनको जीतना पड़ेगी। सभी 28 सीट जीतना तो बहुत ही मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि बाईपोल्स में जो पार्टी गवर्नमेंट चलाती है वही पार्टी की जीत अमूमन होती है, ऐसा देखा गया है। इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर सांवेर पड़ता है। यहाँ के एमएलए हुआ करते थे तुलसी सिलावट, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। कोरोना जैसे ही आया तो वो चले गए बेंगलोर, और उन्होंने एक्चुअली एमपी की सरकार की तबीयत ख़राब कर दी, और फिर एमपी की सरकार, कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार गिर गई और यहाँ पर आए बीजेपी की सरकार। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सिंधिया कैंप के माने जाते हैं, और सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी और वो बीजेपी में गए तो उनके साथ ऐसे काफ़ी एमएलएज गए, जिनमें से एक तुलसी सिलावट भी थे। अब यहाँ पर तुलसी सिलावट फिर से मैदान में है। वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं भाजपा के टिकट पे, और कांग्रेस के टिकट पे लड़ने वाले हैं एक ऐसे नेता जो पहले भाजपा में हुआ करते थे, जिनका नाम है प्रेमचंद गुड्डू। एक चीज़ यहाँ पर ये देखने में आ रही है कि चूंकि प्रेमचंद गुड्डू भी अपना दल बदल चुके हैं और तुलसी सिलावट भी अपना दल बदल चुके हैं, तो कोई नेता दूसरे नेता को दल बदलू तो कम से कम नहीं कहेगा। अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो मैं इसके पहले प्रेमचंद गुड्डू की भी हिस्ट्री बता दूं। वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो एमएलए का चुनाव जीता है, फिर लोकसभा में कभी एमपी का भी चुनाव जीता है। यहाँ से उज्जैन है पास में, वहाँ से वो लोकसभा सांसद भी रहे। फिर वो बीजेपी में चले गए थे और अब वापस कांग्रेस में आए। वैसे तुलसी सिलावट पहले कांग्रेस में थे, अब सिंधिया जी के साथ वो वापस बीजेपी में चला गए। पहली बार बीजेपी में गए वो, शुरू से पहली बार गए बीजेपी में। तो 4 बार तुलसी सिलावट यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये बाईपोल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अभिषेक, ये बाईपोल्स, इनका क्या महत्व है? जितना मुझे पॉलिटिकल नॉलेज है इंडिया के पॉलिटिक्स का, तो मुझे याद नहीं पड़ता है कि इतनी सीटों पे 28 सीटों पे कभी बाईपोल्स हुए हो किसी स्टेट असेंबली के लिए। तो ये एक तो सबसे बड़ा है कि सबसे ज़्यादा सीटों पे बाईपोल्स हो रहे हैं। और ये बाईपोल से एमपी की जो सियासत है, इसमें जो एमपी की सियासत के जो दिग्गज है, कई दिग्गजों का भविष्य आप बोल सकते हैं कि आगे का क्या भविष्य रहेगा वो डिसाइड होगा। चाहे बीजेपी में हो शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या कांग्रेस में कमलनाथ या दिग्विजय सिंह हो, तो इन सब का भविष्य, आगे की पॉलिटिक्स एमपी की इन बाईपोल से डिपेंड करती है। अगर चमत्कार हो जाता है, कांग्रेस सभी 28 सीटें जीत जाती है और वापस सरकार बना लेती है, तो एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। स्पेशली बूस्ट होगा एक तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए, ना सिर्फ इन एमपी में बट एक नेशनल लेवल पे भी एक उनकी इमेज एक बन के आएगी कि इन्होंने बीजेपी को एमपी से स्टेट में। एमपी की हम बात करें, एमपी की पॉलिटिक्स की, तो एमपी और गुजरात ऐसे स्टेट है जो कि बीजेपी के हमेशा से गढ़ माने जाते हैं। ये बीजेपी हो, संघ हो, इनकी प्रयोगशाला माने जाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी संघ को, बीजेपी को प्रयोग करना है, कुछ भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है तो यहाँ पे करते थे। अगर उलटफेर करने में सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक कांग्रेस को पुश मिलेगा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से आज ये बाईपोल्स यहाँ पर होने वाले हैं जल्दी, आपको क्या लगता है उनका फ्यूचर क्या है पॉलिटिक्स में? उनका फ्यूचर पूरा इसी बाईपोल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप देखें जो सिंधिया के जो 28 सीट वैकेंट्स है उसमें से 22 तो सिंधिया समर्थक थे, बाकी 6 सीटें अलग अलग कारणों से खाली हुई है। तो 22 में से वो कितनी सीटें जिता पाते हैं उस पर उनका आगे की पॉलिटिक्स डिपेंड करेगी, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के आए वो बीजेपी में अपनी एक वापस से नई ज़मीन तैयार कर रहे वो। तो ये 22 सीटों में अपना कितना वो जादू दिखा पाते हैं, जो सिंधिया फैक्टर है वो कितना जादू दिखा पाते हैं, उस पर उनका बीजेपी में उनका क्या स्टेटस रहेगा, उनकी आगे की क्या पॉलिटिक्स रहेगी, वो पूरी डिपेंड करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद एक बार ये कहा था कि टाइगर जिंदा है, तो टाइगर तो जिंदा है, लेकिन हमारे शिवराज मामा के क्या हाल हैं? ऐसी भी खबरें हैं कि हो सकता है इस बाईपोल के बाद वो वापस चीफ मिनिस्टर ना बने। क्या उनका कद कम हुआ है? मुझे याद है 2014 में एक ऐसा भी मौका था जब शायद वो इंडिया के पीएम के फेस भी हो सकते थे एनडीए के टिकट पर। अब उनका क्या फ्यूचर है? शिवराज सिंह चौहान का फ्यूचर इस बाईपोल पे काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि 2014 में एक इक्वेशन ये भी बन रही थी कि बीजेपी को अगर बहुमत से बहुत कम सीटें मिलती है और बीजेपी को कई पार्टियों के साथ एनडीए के जितने भी सहयोगी दल उनके साथ उनके समर्थन से सरकार बनाना पड़ सकती है, तो ये हो सकता था उस समय कि नरेंद्र मोदी को सब एक्सेप्ट ना करे। तो जो एक्सेप्टेबल जो फेस बन के उभर रहे थे वो थे शिवराज सिंह चौहान। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2014 के पहले एक बीजेपी थी आडवाणी बीजेपी, और अभी की जो बीजेपी है वो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी। तो आडवाणी कैंप के जो नेता धीरे धीरे साइडलाइन होते गए मोदी की बीजेपी में, तो अब कुछ ही ऐसे नेता बचे हुए आडवाणी कैंप के। एक राजनाथ सिंह माने जाते हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, और स्टेट लेवल पे बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। अब अलग अलग स्टेट में देखें, जैसे राजस्थान में देखें, जो भी राजस्थान में ड्रामा हुआ था, तो राजस्थान में एक अंदर ही अंदर एक जो खबर थी वो थी कि इसमें वसुंधरा राजे को एक साइडलाइन किया जा सकता है, और गजेंद्र शेखावत जो कि मोदी कैंप के माने जाते हैं, मोदी शाह कैंप के, उनको आगे लाया जा सकता है। उसी तरह की कोशिशें एमपी में भी हुई थी जब सरकार गिरी थी कांग्रेस की, और जब मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी कौन मुख्यमंत्री बने, तो लास्ट टाइम तक 2 नाम ऐसे चल रहे थे कि एक तो शिवराज सिंह चौहान और एक नरेंद्र सिंह तोमर। तो अंदर ही अंदर बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उसमें ये पूरी कोशिश की जा रही थी कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो मुख्यमंत्री ना बने। तो अभी भी उनका फ्यूचर शिवराज सिंह चौहान की अभी जो सीट है या जो उनकी पोजीशन है अभी भी बीजेपी में डामाडोल है। इंटरनल उनके बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो उनको साइडलाइन करना चाहते हैं, और नए लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है एमपी के पॉलिटिक्स में भी। तो इस जो बाई इलेक्शन है उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि शिवराज सिंह चौहान आगे मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहते हैं या कोई नया चेहरा एमपी के पॉलिटिक्स में लाया जाता है। लास्ट में मैं एक और बात ये करना चाहूँगा कि जैसे हमने शिवराज सिंह चौहान की बात की, वैसे ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी हैं। दिग्विजय सिंह तो अब राज्यसभा में जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता वो एमपी स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हालांकि चुनाव प्रचार की जहाँ तक बात है तो उनकी खबरें आती रहती हैं, लेकिन कमलनाथ का फ्यूचर क्या है अगर वो ये चुनाव हारते हैं? अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो आपने बताया कि कांग्रेस को भी एक बूस्ट मिलेगा, हो सकता है हाई कमान तक ये मैसेज जाए कि कमलनाथ जो कि राहुल गांधी कैंप के नहीं माने जाते हैं वो भी चुनाव जीत के आ रहे हैं। लेकिन अगर वो ये चुनाव हारते हैं तो कमलनाथ का क्या फ्यूचर है? कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ की जहाँ पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी उन्हें संजय गांधी पॉलिटिक्स में लेके आए थे, और इंदिरा गांधी का भी उन पे एक तरह से आशीर्वाद था। तो कमलनाथ कभी भी एक ज़मीनी नेता नहीं माने जाते थे कि ज़मीन पे लेके न ज़मीन से उनकी पॉलिटिक्स से ज़मीन से उठ के आ गया है। वो ऊपर से आए थे, उनको हाईकमान का सपोर्ट मिला, और इतने साथ वो दिल्ली की पॉलिटिक्स के जाने जाते थे, और 2018 में उनको एमपी का सीएम बना के भेजा गया। इस बार मैं एक चेंज देख रहा हूँ कि आप देखिए कि कमलनाथ को अगर फॉलो करें कि अभी कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि कमलनाथ गांव-गांव जाके ज़मीनी लेवल पे जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं उनके लिए आखिरी लड़ाई है वो, और ऑलरेडी वो 75-74 के हो चुके हैं, तो ये एक तरह से उनके लिए आखिरी लड़ाई है। उसके बाद फिर हमने वो बेटे को लाने की कोशिश करेंगे। तो कमलनाथ के लिए बेसिकली ये डू और डाई है। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।